Hello students, myself Purnima Mishra. Today I am taking your SST class of geography. I have told in previous part so many things. Physiographic division of India. Today I am tell about the northern plains. The northern plains have been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, Ganga, Brahmaputra along with their tributaries. This plain is formed with alluvial soil. The deposition of alluvium is vast basin lying in foothills of Himalayas over millions of years formed this fertile plain. नॉर्दर्न प्लेन जो है वो तीन तरह के सिस्टम से बने हुए हैं. एक तो है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी उपनदियाँ. दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड एज alluvial soil और ये alluvial soil से बनी हुई हैं. The deposition of alluvium in vast basin line in foothill of Himalayas of millions of years form the fertile plain और इसकी वजह से ये प्लेन बहुत फर्टाइल बन जाता है. It spreads over the area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long and 40 to 20 kilometer broad. It is densely populated physiographic division which are विद अ रिच सॉइल कवर. ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है. एंड इट इज़ एडिक्वेट वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट इन एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. और खेती के हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए अच्छा एरिया माना जाता है. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व डिपोजिशनल वर्क. The lower course due to gentle slope, the velocity of river decreases with result in the formation of river islands. और इसी के कारण यहाँ पर नदर माउंटेन्स में डिपोजिशनल वर्क की वजह से यहाँ पर प्लेन्स रिवर लाइन आइलैंड भी बने हुए हैं. The northern plain broadly divided into three sections. The western parts of northern plains is referred to as Punjab plains. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड है. एक तो वेस्टर्न प्लेन्स है जो कि पंजाब प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं और जो इंडस रिवर और उसकी उपनदियों से मिलकर बनते हैं. और द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेस लाइज इन पाकिस्तान. इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में ही पड़ता है क्योंकि इंडस रिवर वहीं से निकलती है. द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, रावी एंड बीस ऑफ सतलुज ओरिजिनेट हिमालयाज. जबकि इंडस और उसकी छोटी नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी सब इनका ओरिजिन यानी उनका उद्गम जो है वो हिमालय है. दिस सेक्शन इज प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स और ये सेक्शन दोआब से प्रभावित है. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. और उसके बाद है गंगा प्लेन जो घाघर और तीस्ता नदियों से बनता है. इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ईस्ट पर्टिकुलरली असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन. अभी क्या बताया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो पंजाब में है और सेकंड पार्ट जो है वो आपका गंगा प्लेन का वो घग्गर और तीस्ता रिवर के साथ में फैलता हुआ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड होता हुआ आसाम में जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में जाकर मिलता है. फिर ये नदर प्लेस जनरली डिस्क्राइब्ड द फ्लैट विद नो वेरिएशंस ऑफ इट रिलीफ. इट इज़ नॉट ट्रू. अकॉर्डिंग द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड. ऐसा कहा जाता है कि नदर्न प्लेन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी विशेषताओं के कारण नदर्न प्लेन्स को हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विद लाइंग पैरेलल टू स्लोप ऑफ द शिवालिक. जो रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग जो गिरती हुई पीछे लौटती हुई नदियाँ फ्रॉम द माउंटेन्स से जाती हुई नदियाँ जो हैं वो छोटे छोटे पत्थरों को ले जाते हुए 8 से लेकर 16 किलोमीटर की एक शिवालिक पर एक ढाल बनाती हैं. और ये ढाल जो है ये नदियाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही होती हैं और इस ढाल को हम भाबर बोलते हैं. ऑल द स्ट्रीम्स अब डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट. और जो जितनी भी छोटी छोटी माउंटेन रिवर्स की जितनी स्ट्रीम है वो आकर इस भाबर में ख़त्म हो जाती हैं. एंड साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट अ वेट. और फिर साउथ में आकर ये निकल कर फिर रिमर्ज होती हैं और एक गीला एरिया बनाती हैं जिसको स्वाम्पे या मार्शे दलदला रीजन बनाती हैं और जिसको तराई का रीजन बोला जाता है. अब ये तराई का रीजन जो है दिस इज़ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये
हमारी जीवन के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि ये हरा भरा होता है और हमारे दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में आता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फ्रॉम ओल्डर एल्यूवियल। इसके अलावा नदर्न प्लेन का एक बहुत बड़ा भाग ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। द सॉइल रीजन कंटेन्स द above they lie above the flood plains, rivers present in terrace like feature। और ये जब प्लेन्स में फ्लड के साथ में जब कुछ कंकड़ आते हैं, कुछ पत्थर आ जाते हैं जो कि कैलकेरियस डिपॉजिट यानी चूनेदार पत्थरों से बने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंकड़। द न्यूअर कांकड़ जिसमें लिखा हुआ कांकड़ है, लेकिन इसको बोलते हैं कंकड़। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और इसको न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट होने की वजह से, यंगर डिपॉजिट होने की वजह से इसको खादर कहा जाता है। और ये बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है। इट इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अभी आपने नदर्न प्लेन के बारे में बना कि नदर्न प्लेन में नदर्न प्लेन डिवाइडेड होता है अलग सेक्शंस में, और कहाँ कहाँ ये सेक्शंस पड़ते हैं। उसके बाद में पेनिनसुलर प्लेट्यू इस के बारे में बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने ये में पढ़ा होगा कि किस तरह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी टेबल के समान एक जगह। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ड्राफ्टिंग गोंडवाना लैंड, दस मेकिंग अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ऐसा माना जाता है कि गोंडवाना के टूटने से, ड्राफ्टेड होने से ये एरिया बना है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एट शैलो वैलीज इन डाउन हिल। और इस प्लेट्यू में बहुत घाटियाँ भी हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ भी हैं। दिस प्लेट्यू कॉन्सिस्ट टू ब्रॉड डिवीज़न। इसके दो ब्रॉड बड़े डिवीज़न है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। नेमली द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा। डेक्कन प्लेट्यू में जो नर्मदा रिवर पड़ती है उसके आसपास का जितना भी एरिया आता है मालवा से रिलेटेड, वो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। और इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा विंध्य रेंज इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ ऑफ अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद में साउथ में नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज पड़ती है। अब हम आते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर। द वेस्टर्न ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। द वेस्टर्न घाट आर हायर दैन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हैं वो ईस्टर्न से हाई हैं। द एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ये इतने ऊंचे हैं और ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी से लेकर साउथ में नीलगिरी तक फैली हुई है। द ईस्टर्न घाट्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर डिसेक्टेड बाय रिवर्स ट्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट की नदियाँ इरेगुलर होते हुए ईस्टर्न की नदियों से कटती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स। और वेस्टर्न घाट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं इनकी हाइट बढ़ती जाती है। और इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो साउथ की हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुदी है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी जो कि 2695 मीटर्स हाई है। एंड उसके बाद में है आपकी महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स है। और ईस्टर्न घाट की साउथ की अनाईमुदी और ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी। अब इस नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो इंडिया जो लैंड फॉर्म है उसमें है एक है इंडियन डेजर्ट। अभी हमने नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली रेंज। जो हमारी अरावली रेंज जो हमारी राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से स्टार्ट होती हैं। इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यूज। ये एरिया जो है वो रेत से ढका हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। 150 मिलीमीटर
से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। और दिस इज़ अराइड रीजन क्लाइमेट। और सिर्फ यहाँ पर एक ही नदी है जो है लूनी रिवर इज़ ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। ब्रांचेस कवर larger areas but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer you move of branches. अगर आप पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान जाएँ तो वहाँ पर इस तरह का एरिया देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स, अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके गुजरात तक के एरिया में हम इंडिया और राजस्थान का भी बॉर्डर इसमें इंक्लूड होता है, वहाँ पर इंडियन डेजर्ट को देखा जा सकता है। कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर plateau is flanked with stretched narrow coastal strips running along the Arabian Sea and west of Bay of Bengal in the east. The western coast sandwiched between the Western Ghat, the Arabian Sea is narrow plain. पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरह एक नैरो पतली सी कोस्टल स्ट्रिप बनी हुई है, अरेबियन सी के किनारे किनारे की स्ट्रिप बनी हुई है जिसको, और वैसे ही बे ऑफ बंगाल की तरफ से ईस्ट में एक स्ट्रिप बनी हुई है और ये हमारे कोस्टल प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। जो पतला सा एरिया हमारा अरेबियन सी की तरफ से आता है जहाँ पर आपके समुद्र के किनारे के मैदानी भाग पाए जाते हैं और इधर आपके अरेबियन सी में पाया जाता है। इट कॉन्सिस्ट 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन हैं जिसमें नदर्न पार्ट में आपके मुंबई गोवा कोंकण आ जाते हैं, सेंट्रल में आपका कन्नड़ प्लेन आ जाता है और सदर्न में आपका मालाबार कोस्ट हो जाता है। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल और वाइड एंड लेवल, और ये जो प्लेन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं और बहुत ब्रॉड एरिया में हैं। अब हम आते हैं इसी बीच में इट इज रिवर टू नदर्न सरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट। नदर्न में जो एक एरिया पड़ता है नदर्न सरकार के नाम से, उसे कोरामंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और लार्ज रिवर सच महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरियस फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। जो साउथ की रिवर्स हैं वो इस जगह पर एक डेल्टा बनाती हैं और चिलिका लेक यहाँ की इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ चिलिका लेक पाई जाती है। द चिलिका लेक इज़ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन साउथ महानदी डेल्टा में ये पाई जाती है और ये सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। द आइलैंड्स, यू हैव ऑलरेडी सीन द इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड, बिसाइड दिस कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स आइलैंड। इंडिया में 2 तरह के आइलैंड भी पाए जाते हैं। अभी आपने लास्ट में मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप इधर लोकेट द, कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये लक्षद्वीप आप देख सकते हैं, मालाबार कोस्ट यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं कि ये लक्षद्वीप है और ये आपका मालाबार कोस्ट है। इस मालाबार कोस्ट के एरियाज़ में आपका लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। एंड दिस इज ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोराल आइलैंड। ये जो कोराल जानते हैं, मूंगे से बना हुआ ये आइलैंड है, मूंगे के लिए फेमस है। अर्लियर दे आर नोन एज लकाचाइव, मिनिकोए एंड एमिनडाइव। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इनको 1973 में से लक्षद्वीप नाम दिया गया और इसकी जो इसका इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती है और वही वहाँ का हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और वेजिटेशन पाई जाती है। और द पिटी आइलैंड विच इज़ अनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर है। नाउ दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। Now why are these important? A detailed account of different physiographic unit highlights the unique features of इस region. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर रीजन की अपनी एक यूनिक फीचर, एक विशेषता है। इट वुड हाउएवर टू बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स इट अदर मेक कंट्री रिचर नेचुरल रिसोर्सेज। शायद इसीलिए हम दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा रिच हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। माउंटेन्स आर मेजर रूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स हमारे फ्रेश वाटर और फॉरेस्ट के स्रोत हैं। नदर्न प्लेन्स हमारे ग्रैंडरीज ऑफ कंट्री, हमारे अनाज भंडार गृह माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल एरिया होने की वजह से फसलें अच्छी होती हैं।
दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, और जो हम पुराने जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो खोदे हैं वो सिविलाइजेशन भी यहीं पे पाए गए हैं। द प्लेट्यूज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और जो प्लेट्यू एरिया यानी पठारी एरिया है वो हमारे मिनरल्स रिच है और इनका हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। द कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, और कोस्टल रीजन के आइलैंड जो हैं वो हमारी फिशिंग के लिए और सी पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। Thus the diverse physical feature of land have immense future possibilities of development, और किसी देश में अगर इतनी अच्छी फिजिकल फीचर्स होती हैं तो उसके विकास की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। नाउ योर चैप्टर इज completed and I will give some exercises from this chapter. Have a nice day.